Why is everyone buying a car? Should you? इंडिया में सिर्फ 1.5% लोग ऐसे हैं जो साल में 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं, लेकिन आज देश में 5 करोड़ से भी ज्यादा फैमिलीज के पास कार है, जो कि 8 to 9% फैमिलीज हुई। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि गाड़ी अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक एस्पिरेशनल सामान बन गई है। आज इंडिया में हर दूसरे मिनट एक नई कार रोड पे आ रही है, और भले ही हम ट्रैफिक जाम से पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन वो खुशी जब पहली बार खुद की गाड़ी घर के दरवाजे पे पार्क होती है, वो फीलिंग अलग होती है। तो आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कार लेना एक फाइनेंशियल डिसीजन है या इमोशनल नीड बेस्ड डिसीजन? क्योंकि वो कार रिव्यू वाली वीडियोस देखने के बाद जब हम शोरूम में एंटर करते हैं तो बजट दिमाग की इक्वेशन से गायब सा हो जाता है। बस टेल लाइट्स, सनरूफ, एसयूवी और फीचर रिच वेरिएंट्स पे फोकस रहने लगता है। इस वीडियो में हम ये ब्रेक डाउन करने का ट्राई करेंगे कि क्या कार ओनरशिप आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, कब कार लेना आपकी लाइफ का सबसे स्मार्ट डिसीजन होता है और कब वो आपको 7 से 8 साल की EMI साइकिल में फंसा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार एज एन एस्पिरेशनल सिंबल एंड मोबिलिटी एनेबलर। इंडिया में पहली कार लेना किसी सेलिब्रेशन इवेंट से कम नहीं होता। जैसे पहली नौकरी, पहला पेचेक या पहली फॉरेन ट्रिप होती है, बस वैसे ही पहली कार का भी इमोशनल इंपॉर्टेंस होता है। अभी भी इंडिया में हर 1000 लोगों में से सिर्फ 34 लोगों के पास गाड़ियां हैं। अगर इसे हम कंपेयर करें चाइना के 231 या यूएस के 850 से, तो आप समझ जाओगे कि अभी भी इंडिया में कार लेना एक ड्रीम ही है, अ लग्जरी ओनली फ्यू कैन अफोर्ड। इसलिए जब एक फैमिली अपनी पहली गाड़ी परचेज करती है, उसके लिए ये एक अचीवमेंट बन जाता है। सोशल मीडिया पे कार की डिलीवरी फोटो डाली जाती है, फाइनली बॉट माय फर्स्ट कार। वो एक सिग्नल होता है कि अब हमने भी प्रोग्रेस के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट मेरे दोस्त के पापा ने अपने रिटायरमेंट के बाद टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी। वो कार हमेशा से उनकी ड्रीम कार थी, जो उन्होंने 35 साल के करियर के बाद ली। टॉप एंड वेरिएंट देखकर हमें लगा कि पैसे बहुत लग गए होंगे, लेकिन उनके लिए वो गाड़ी एक रिवॉर्ड थी, उनके हार्डवर्क का, उनके सैक्रिफाइसेस का। बस ये ही होता है असली एस्पिरेशनल पावर एक गाड़ी की। वो सिर्फ एक मेटल बॉक्स नहीं रहता, बल्कि हम सबकी सालों की थका देने वाली जर्नी का एक माइलस्टोन बन जाता है। और सिर्फ स्टेटस की बात ही नहीं होती, कार एक मूवमेंट का जरिया भी है। फैमिली के लिए कार लेना मतलब इंश्योर करना कि आप इंडिपेंडेंट ट्रैवल, सेफ्टी और कन्वीनियंस भी ले रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स को हॉस्पिटल ले जा सकते हो, बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर सकते हो, वीकेंड रोड ट्रिप्स पे जा सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज भी काफ़ी जगह अनरिलायबल है। लंबी लाइंस, ओवरक्राउडिंग और अवेलेबिलिटी इश्यूज आज भी परेशान कर रहे हैं लोगों को। कार लेने से आपके टच पॉइंट्स ही बदल जाते हैं। तो कार का एस्पिरेशन रखना बहुत लॉजिकल है, और सालों के स्ट्रेसफुल मूवमेंट में कन्वीनियंस मिलना बहुत ज़्यादा सुकून देता है। पर क्या इकोनॉमिक्स भी उस कार बाइंग डिसीजन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? द इकोनॉमिक इंजन बिहाइंड एवरी कार परचेज। हर दिन जब एक कार सेल होती है, उसके पीछे एक पूरा इकोनॉमिक इंजन चल पड़ता है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी एक बार मजाक मजाक में कहा था कि अगर लोग गाड़ी लेना बंद कर देंगे तो GDP स्लो हो जाएगी। पहली बार सुनने में फनी जरूर लगा था, लेकिन उनकी बात एकदम सच है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपने आप में GDP का काफी ज्यादा बड़ा हिस्सा है। इंडिया का ऑटो सेक्टर आज के टाइम पे 7.1% ऑफ GDP कंट्रीब्यूट करता है, और डायरेक्टली टू इनडायरेक्टली 3.7 करोड़ से ज्यादा जॉब्स देता है। सिर्फ 2023 से 2024 में ही इंडिया ने 2.8 करोड़ मोटर व्हीकल्स का मैन्युफैक्चर किया है। मतलब चाहे फैक्ट्री फ्लोर्स हो, डीलर शोरूम्स हो या सर्विस सेंटर्स, सब के सब इसी इकोसिस्टम का पार्ट है, एंड वो हमारे परचेज से चलते हैं। 2024 में मारुति सुजुकी की एक डीलरशिप मैनेजर ने इंटरव्यू में कहा था, दिवाली के 2 हफ्ते पहले से शोरूम में सेल्स ट्रिपल हो जाती है, और उससे सिर्फ उनके 50 स्टाफ ही नहीं, लोकल मैकेनिक्स, टायर शॉप्स, एक्सेसरी सेलर्स, सबको काम मिलता है। एक चीज और कि लोग गाड़ी खरीदने के बाद सिर्फ घर या ऑफिस के लिए यूज नहीं करते, वीकेंड गेटअवेज, हाईवे ड्राइव्स और फैमिली रोड ट्रिप्स पर जाते हैं, जो एक अलग मिनी इकोनॉमी क्रिएट कर देता है। सोचिए, एक 200 किलोमीटर का ड्राइव का मतलब है हाईवे पे ढाबा या कैफे में खाना, फ्यूल स्टेशन पर रिफिल और कभी कभी रिजॉर्ट या होटल्स में स्टे। इस डिमांड की वजह से नई इटरीज एंड मोटल्स हाईवेज के किनारे पॉपअप होते हैं, जिसके थ्रू वहां के लोकल्स को भी जॉब मिलती है और छोटी जगहों की इकोनॉमी भी ग्रो करती है। मतलब एक कार खरीदने से आप लोकल कंजम्पशन को भी पुश करते हो। तो जब आप अपनी फर्स्ट कार परचेज करते हो, तो आप सिर्फ अपना ड्रीम पूरा नहीं करते, बट इनडायरेक्टली किसी मैकेनिक की जॉब सेव कर रहे होते हो, एक टायर फैक्ट्री को रेवेन्यू दिलवाते हो और एक लोकल रिजॉर्ट का बैलेंस शीट हेल्दी बनाते हो। हेंस ये एक पर्सनल परचेज ही
पूरे इकोसिस्टम को चलाती है। रैशनल ओनरशिप, जब कार स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बनती है। अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जहां कार लेना एक्चुअली एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन बन जाता है। हर केस में गाड़ी एक वांट नहीं होती, वो नेसेसिटी होती है। सोचो, एक ओला रैपिडो ड्राइवर जिनके लिए कार सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, उनकी डेली इनकम का पहला सोर्स है। अगर एक मिड रेंज हैचबैक या सेडान से उन्हें मंथ के 30 से 40 हज़ार नेट इनकम जनरेट होती है आफ्टर ईएमआई एंड फ्यूल कॉस्ट, तो वो कार उनके लिए एक इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट बन जाती है। फिर बात करते हैं उनकी जो रूरल या सेमी अर्बन एरियाज में रहते हैं, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट वीक होता है। ऐसी लोकेशंस पे एक रिलायबल कार होना मतलब बच्चों को सेफली स्कूल लेके जाना, इमरजेंसी में किसी को हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचा देना या टाइमली ऑफिस पहुंच जाना। कार के बिना ये सब रिस्की है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आप समझ सकते हो कैसे एक रूरल हाउस होल्ड के लिए ये कार एक प्रोडक्टिव मशीन बन जाती है। मेट्रो सिटीज में ट्रैफिक का बहुत सबको डराता है। पी कार में कार हमेशा फास्टेस्ट ऑप्शन नहीं होती, लेकिन उन लोगों के लिए जो मेट्रो स्टेशन के आसपास नहीं रहते या नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, प्राइवेट कार एक रिलायबल और सेफर ऑप्शन बन जाता है। ये भी एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही है, बस मॉनेटरी टर्म्स के बजाय क्वालिटी ऑफ लाइफ की टर्म्स में। सो रैशनल ओनरशिप का मतलब ये नहीं कि गाड़ी मत लो, मतलब है कि राइट स्टेज, राइट मॉडल और अपनी नीड के हिसाब से गाड़ी लो। कार शुड फिट इनटू योर फाइनेंशियल प्लान, नॉट डिसरप्ट इट। डेट ट्रैप, आपने भी सुना होगा शोरूम में, सर बस 12,000 की ईएमआई है, आप इजीली मैनेज कर लोगे। और ये सुन के आपने भी अपनी ड्रीम एसयूवी ईएमआई पे बुक कर ली होगी, लेकिन असल में वो ईएमआई कल्चर आपको 5 साल के डेट साइकिल में खींचता रहेगा। आज इंडिया में लगभग 80% कार्स लोन पे खरीदी जाती है। बैंक्स और एनबीएफसीज लोन्स को इतना एग्रेसिवली पुश करते हैं कि आज 20 से 25 हज़ार कमाने वाले लोग भी 12 से 15 लाख की गाड़ी फाइनेंस कर लेते हैं। इसका रीजन ये है कि इन कार्स का लोन टू वैल्यू रेशो 90% तक होता है, मतलब आपकी पॉकेट से सिर्फ एक छोटी डाउन पेमेंट जाती है, बाकी सब ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है। डेटा भी यही कहता है। मार्च 2025 तक ऑटो लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 8.1 लाख करोड़ तक चला गया था। और इतना ही नहीं, सिर्फ अप्रैल टू जून 25 क्वार्टर में ऑटो लोन्स लगभग 30,000 करोड़ बढ़ गए। ये स्पीड अब होम लोन्स की स्पीड को भी बीट कर रही थी। आप पूछोगे कि प्रॉब्लम क्या है? वेल, जब आप 6 से 8 साल का टेन्योर चूज करते हो तो भले ही आपको ईएमआई मैनेजेबल लगती है, लेकिन टोटल रीपेमेंट कार के स्टिकर प्राइस का 1.5 to 2x निकलता है। मतलब एक 12 लाख की गाड़ी के लिए आप अराउंड 18 से 20 लाख चुका देते हो। और ये सिर्फ नंबर्स की ही बात नहीं है। एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड के लिए एक गाड़ी की ईएमआई अक्सर उनके मंथली इनकम का 30 to 40% तक खा जाती है। मतलब बच्चों का एजुकेशन बजट टाइट हो जाता है, मेडिकल इमरजेंसी पे कॉम्प्रोमाइज होता है और सेविंग्स जीरो हो जाती है। क्रेडिट स्कोर पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि एक बार भी ईएमआई डिफॉल्ट हुआ तो बैंक फ्यूचर लोन्स देने से पहले 10 बार सोचता है। ऊपर से रिकवरी एजेंट्स के कांस्टेंट कॉल्स एंड घर पे आके आपको परेशान करना, ये सब चालू हो जाता है। इस ईएमआई के पीछे साइकोलॉजी थोड़ी डेंजरस होती है। शोरूम में आपको लगता है कि बस 12,000 की मशीन ही तो है, लेकिन एक्चुअली आप एक कांस्टेंट नेगेटिव फ्यूचर कैश फ्लो क्रिएट कर देते हो जो चलता रहता है बिना कोई सिचुएशन देखे। एक और डेंजरस फैक्टर आता है पीयर प्रेशर का। आपको लगता है सबने ईएमआई पे लिया है, मैं क्यों पीछे रहूं? ये सोच एक ट्रैप बना देती है और गाड़ी लेते ही शुरू होता है बहुत सारे अनप्लान्ड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अनसीन कॉस्ट। और कार खरीदते ही एक इनविजिबल मीटर शुरू हो जाता है जो हर महीने साइलेंटली पैसा खाता है, और ये आपके ईएमआई के ऊपर का एक स्पेंड होता है। फिर आता है डेप्रिसिएशन का शॉक। IRDAI के स्लैब के हिसाब से पहले 6 महीने में गाड़ी का 5% वैल्यू गिर जाता है। एक साल तक आते आते लगभग 15% और 5 साल में आपकी कार की वैल्यू आधी हो चुकी होती है। मतलब अगर आपने 10 लाख की गाड़ी ली है तो 5 साल बाद उसकी रीसेल सिर्फ 5 लाख या उससे भी कम हो सकती है। ये हिडन लॉस ईएमआई टेबल में कभी नहीं दिखता। इसके बाद आता है इंश्योरेंस और फ्यूल का खर्चा, जिसे लोग सेकंड ईएमआई बोलते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम्स हर साल बढ़ रहे हैं। IRDAI ने 2025 में फिर हाइक अप्रूव किया है। और फ्यूल कॉस्ट, अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो एवरेज मंथली पेट्रोल एक्सपेंस 6 से 8 हज़ार निकल जाता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के E20 फ्यूल के आने के बाद काफ़ी मॉडल्स में माइलेज गिरने की न्यूज़ आई है, जिससे आपका ऑपरेशनल कॉस्ट और ऊपर चले जाता है। और इस पे GST, रोड सेस, फ्यूल सेस, PM गाड़ी क्यों खरीदे टैक्स, वो सब लगता है। उसकी तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। मेंटेनेंस को मत भूलना। 4 से 5 साल बाद जैसे ही वारंटी खत्म होती है, सर्विस बिल आपके वॉलेट में रेगुलर एंट्री लेने लगता है। और इसी से सेटअप होता है अगला सवाल। जब सबको ये पता है तो लोग फिर भी SUV, सनरूफ और ओवरसाइज्ड कार्स क्यों खरीदते हैं? वहां एंटर करता है कल्चरल ऑब्सेशन और पीयर प्रेशर। आज गाड़ी लेना सिर्फ मोबिलिटी डिसीजन नहीं रहा, बल्कि ये कल्चरल स्टेटमेंट बन चुका है। आज शादी में बारात आती है तो सबसे पहली नजर दूल्हे की गाड़ी पे होती है। अगर SUV हो तो इज्जत डबल, और अगर सनरूफ खुला हो तो और भी ज्यादा फ्लेक्स। बट प्रॉब्लम है क्या? वेल,
जब कार परचेज एक पीयर प्रेशर बन जाए तो लोग रैशनल डिसीजन लेना छोड़ देते हैं। EMI स्कीम्स और लोग क्या कहेंगे का फियर आपको इरैशनल पुश देता है। और ये सिर्फ शादियों तक लिमिटेड बिल्कुल भी नहीं है। ऑफिस पार्किंग लॉट में या इंस्टाग्राम की रील्स में हर जगह कार एक स्टेटस प्रॉप बन गया है। सनरूफ क्रेज का एक डेटा है। Hyundai ने कंफर्म किया कि 2024 में 52% डोमेस्टिक सेल्स सनरूफ इक्विप्ड थी। H1 2025 में 54% तक बढ़ गई। मतलब लोग तो अब सनरूफ परचेज को एक लाइफस्टाइल डिसीजन मानते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा दैट कार इज नो लॉन्गर अबाउट इट्स यूटिलिटी और मोबिलिटी ऑप्शंस। ये एक कल्चरल ऑब्सेशन बनने लग गया है जो आपके फाइनेंशियल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। रैप अप तो हमने देखा कि कार खरीदना खासकर इंडिया में एक इमोशनल डिसीजन रहा है, लेकिन दूसरी साइड भी इग्नोर नहीं कर सकते। आज के टाइम पे कार लोन्स 6 से 8 साल तक खींच दिए जाते हैं और EMI कल्चर आपके मंथली बजट को चोक कर देता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल, कार को एक टूल समझिए, ट्रॉफी ना बनाइए। अगर जरूरत है जैसे लॉन्ग टर्म कम्यूट, फैमिली सेफ्टी या एक्सेसिबिलिटी, तो रैशनल डिसीजन लीजिए। EMI अपनी इनकम का 20% से ज्यादा बिल्कुल भी मत रखिए। इमरजेंसी फंड हमेशा अलग बनाइए और फ्लैशी लग्जरी प्रोडक्ट्स के चक्कर में प्रैक्टिकल चीजें बिल्कुल मत छोड़िए। एक क्रेटा आपको ज्यादा पीस देगी एक सेकेंड हैंड ऑडी के कंपैरिजन में। एंड ऑफ द डे कार आपको फ्रीडम दे सकती है या फिर आप पर बोझ भी बन सकती है। आपको क्या लगता है, कार लेना एक स्मार्ट डिसीजन है या EMI का ट्रैप? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो शेयर दिस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आप भी पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड ड्यूज रीपेमेंट का इशू फेस कर रहे हो तो आज ही विजिट करिए expertpanel.org, एन IIT IIM फाउंडेड कंपनी जिनके एक्सपर्ट्स ने 35,000 से भी ज्यादा लोगों को डेट से निकालने में मदद की है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको मिलता हूँ किसी एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।